क्या होगा अगर हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल रिश्ते, खास तौर पर परिवार वालों के साथ, वो महज इत्तेफाक ना हो? क्या हो अगर ये सदियों से चले आ रहे किसी गहरे छुपे हुए पैटर्न का हिस्सा हो? एक ऐसा पैटर्न जिसे हम आज भी अनजाने में जी रहे हैं। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं, वो इसी चौंकाने वाले विचार की गहराई में उतरते हैं। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो आज की जो बातचीत का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो ये है कि शायद प्रेम ही वो आखिरी सबक है, वो सबक जिसे हम कई जन्मों में सीखते हैं। ये सारे विचार इस बात पर टिके हैं कि हमारे जो आज के छोटे बड़े फैसले हैं ना, वो सिर्फ हमारे कल को नहीं, बल्कि हमारे आने वाले जीवन को भी आकार देते हैं। एक मिनट, यहीं पर थोड़ा रुकते हैं। आपने कहा कि इसे समझने के लिए कुछ खास तकनीकों का सहारा लिया गया है। ये तकनीकें असल में हैं क्या? क्योंकि ये सुनने में काफी रहस्यमयी लगता है। क्या हम यहाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोसिस की बात कर रहे हैं या कुछ और? बहुत अच्छा सवाल है। इन स्रोतों में जिस तकनीक का जिक्र है, वो मुख्य रूप से हाँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से मिलती जुलती है। इसमें होता यह है कि एक एक्सपर्ट व्यक्ति को गहरी ध्यान की अवस्था में ले जाता है, जहां हमारा जो चेतन मन है वो थोड़ा शांत हो जाता है और अवचेतन मन की यादें वो सामने आने लगती हैं। आइडिया यह है कि हमारी आत्मा इन सभी अनुभवों को याद रखती है। अच्छा, तो ये कोई जादू नहीं बल्कि मनोविज्ञान और कह सकते हैं आध्यात्मिकता के बीच की एक तकनीक है। बिल्कुल, जिसका इस्तेमाल पैटर्न को समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी था। मतलब हम एक तरह की थेरेप्यूटिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और इसी के जरिए हम आज क्रिस्टीना की केस स्टडी पर नजर डालेंगे। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने करियर और परिवार के बीच बुरी तरह फंसी हुई थी, लेकिन जब उसने इस तकनीक से अपने अतीत और भविष्य में झांका तो उसे एक ऐसा रास्ता मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मिलते हैं क्रिस्टीना से। वो ब्राजील की एक बेहद टैलेंटेड महिला है, उम्र 30 के आसपास। उसके कपड़ों में चटक रंग है, जैसे लाल, नीला, बैंगनी, लेकिन इन रंगों के पीछे एक गहरी उदासी, एक तरह का खालीपन छिपा है। वो अपने पिता के कपड़ों की कंपनी में काम करती है, पर उसे वहां घुटन महसूस होती है। और यही यही उसके सारे संघर्ष का केंद्र है। उसके पिता एक पुराने ख्यालात के दबंग किस्म के इंसान हैं। वो क्रिस्टीना के शानदार आइडियाज इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट वो कभी नहीं देते। सारा मान सम्मान और पहचान उसके कम काबिल भाइयों को मिलती है। ये तो बहुत आम पैटर्न है। हाँ, ये सब उस कल्चर की वजह से है जहाँ अक्सर महिलाओं की प्रतिभा को दबा दिया जाता है और बेटों को तरजीह दी जाती है। तो क्रिस्टीना के सामने 3 रास्ते थे और तीनों ही उसे नामुमकिन लग रहे थे। बिल्कुल नामुमकिन। पहला, अपने पिता के डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए वापस लौट जाए, जिसे वो खुद कहती थी पारिवारिक कारण के लिए एक तरह की आत्महत्या। अपनी पहचान को पूरी तरह मिटा देना। हाँ, और दूसरा रास्ता सब कुछ छोड़कर शादी कर ले और एक गृहिणी बन जाए, जो उसके लिए एक अधूरी जिंदगी जीने जैसा था। और तीसरा सबसे मुश्किल रास्ता, अपने पिता के बिजनेस के खिलाफ मुकाबला करते हुए अपना कपड़ों का बिजनेस जारी रखना। लेकिन इसमें भी उसे एक समस्या दिख रही थी। उसे लग रहा था कि यह बदले की भावना से किया गया काम होगा, एक तरह का धोखा। इस कश्मकश ने तो उसकी नींद उड़ा दी होगी। हाँ, उसे बुरे सपने आने लगे थे। और सबसे बड़ी पहेली ये थी कि इतनी कड़वाहट के बावजूद वो कहती थी, मैं अपने पिता से प्यार करती हूँ। यही वो गांठ थी जो सुलझ नहीं रही थी। तो वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। इस चक्र से निकलने का रास्ता मिला कैसे? जाहिर है जवाब उसकी मौजूदा जिंदगी में तो नहीं था। यहीं से उसकी कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। उसे उसके पिछले जन्मों में ले जाया जाता है। और वहां जो सामने आता है वो हैरान करने वाला है। ये सिर्फ इस एक जन्म का बिगड़ा हुआ रिश्ता नहीं था। ये उसी आत्मा जो आज उसके पिता हैं, उसके साथ सदियों से चला आ रहा एक दर्दनाक चक्र था। बार बार वही कहानी दोहराई जा रही थी। एक मिनट, वही आत्मा? ये कैसे पता चलता है? मतलब वो सुपरवाइजर या वो किसान वही आत्मा थी जो आज उसके पिता हैं? क्या इन सत्रों में कोई खास पहचान होती है जिससे ये कनेक्शन जुड़ता है? बिल्कुल। इन रिग्रेशन सत्रों में लोग अक्सर बताते हैं कि उन्हें गहरी एक सहज पहचान का एहसास होता है। वो कहते हैं, मुझे बस पता था कि ये वही हैं। कभी कभी आंखों में या उस व्यक्ति की ऊर्जा में कुछ ऐसा होता है जो सदियों बाद भी वही रहता है।
ये एक लॉजिकल समझ से ज्यादा एक इमोशनल पहचान होती है। वाह, ये तो सच में गहरा है। तो क्या उदाहरण मिले उसे इन पिछले जन्मों से? कुछ बहुत ही साफ और दर्दनाक उदाहरण हैं। एक जन्म में 12वीं सदी के फ्रांस में क्रिस्टीना एक संत जैसी महिला थी। उसमें लोगों को ठीक करने की आध्यात्मिक शक्ति थी, और जो आत्मा आज उसके पिता हैं, वो तब एक लालची किसान था। अच्छा। वो दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे, लेकिन क्रिस्टीना का प्रेम आध्यात्मिक था। उस किसान ने जलन और ईर्ष्या में आकर क्रिस्टीना पर धर्म विरोधी होने का झूठा आरोप लगा दिया और उसे जिंदा जलवा दिया। ओह, क्रिस्टीना ने उस जन्म में नफरत और बेबसी के साथ दम तोड़ा। ये तो बहुत भयानक है। मतलब ये जलन और प्रतिभा को दबाने की भावना 800 साल बाद भी उनके रिश्ते को प्रभावित कर रही थी। बिल्कुल, ये एक भावनात्मक घाव था जो आत्मा के लेवल पर कभी भरा ही नहीं, और ये पैटर्न फिर दोहराया गया। 1800 के दशक के इंग्लैंड में क्रिस्टीना एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने वाली एक बहुत ही होनहार लड़की थी, और उसका सुपरवाइजर, जो आज उसके पिता हैं। तो उसने फिर से कुछ किया होगा? हाँ, उसने प्यार का नाटक करके उसके सारे डिजाइन और आइडिया चुरा लिए और उन्हें अपने नाम से बेच दिया। जब क्रिस्टीना ने उसका सामना किया तो उसने उल्टा क्रिस्टीना पर ही चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। उस जन्म में भी उसकी मौत जेल में अकेलेपन और नफरत में हुई। तो ये धोखा, जलन, टैलेंट को कुचला जाना, ये सब भावनाएं कोई नई नहीं थीं। हाँ, सदियों से चली आ रही थीं। यहाँ तक कि स्रोतों में लिखा है कि क्रिस्टीना की अस्थमा की बीमारी को भी उसके पिछले जन्मों से जोड़ा गया। ये कैसे काम करता है? मतलब आज की एक शारीरिक बीमारी का संबंध सदियों पहले हुई किसी घटना से कैसे हो सकता है? ये विचार कर्म और जिसे साइकोसोमैटिक कहते हैं उन सिद्धांतों से जुड़ा है। इस नजरिए से गहरे भावनात्मक आघात की एक एनर्जेटिक छाप आत्मा पर रह जाती है। 12वीं सदी में धुएं से दम घुटकर मरना और 19वीं सदी में जेल की ठंड में न्यूमोनिया से मरना, इन दोनों ने उसके श्वसन तंत्र पर एक कमजोरी की छाप छोड़ी, जो इस जन्म में अस्थमा के रूप में सामने आई। बाप रे, ये सब जानने के बाद तो क्रिस्टीना का दुनिया देखने का नजरिया ही बदल गया होगा। पूरी तरह से। इन पिछले जन्मों को देखने के बाद उसे एक गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आया कि ये सिर्फ उसके पिता के पाप नहीं थे, बल्कि उसका अपना भी एक पाप था, और वो था नफरत। वो सदियों से इस नफरत के बोझ को अपनी आत्मा में ढो रही थी। अच्छा, तो मतलब वो विक्टिम मोड से बाहर आ गई। खुद को एक पीड़ित की तरह देखने के बजाय उसने अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी ली। ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा होगा। बिल्कुल। अब उसका मकसद अपने पिता से बदला लेना या उन्हें हराना नहीं रहा, बल्कि इस नफरत के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ना था। उसके मन में सवाल आया, क्या होगा अगर इस बार मैं बदला लेने के बजाय माफ कर दूं? क्या होगा अगर इस बार मैं नफरत को प्यार से मिटा सकूं? और इसी नए नजरिए ने उसे वो चौथा रास्ता दिखाया जो पहले 3 विकल्पों की दुनिया में मौजूद ही नहीं था। सही कहा। वो अपना खुद का बिजनेस तो शुरू कर सकती थी, लेकिन ऐसा जो उसके पिता के कपड़ों के बिजनेस से मुकाबला ना करे। उसे एक ऐसा मैदान चुनना था जहां कोई प्रतियोगिता ही ना हो, कोई हार जीत की लड़ाई ही ना हो। और उसने क्या चुना? कुकवेयर और सिरेमिक्स। ये कितना अनोखा चुनाव है। मतलब कपड़ों के डिजाइन का हुनर अब बर्तनों पर इस्तेमाल होने वाला था। हाँ, क्योंकि इसका मकसद ये दिखाना नहीं था कि देखो मैं तुमसे बेहतर हूं। इसका मकसद था ये कहना कि मैं अपनी एक अलग खुशहाल दुनिया बना रही हूं, जिसका तुम्हारी दुनिया से कोई टकराव नहीं है। ये जीत हार की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये नफरत का जवाब रचनात्मकता से देना था। तो ठीक है, उसने ये बड़ा फैसला ले लिया, पर इस फैसले का उसके भविष्य पर क्या असर हुआ? क्या उन तकनीकों से ये भी देखा गया? हाँ, और नतीजे बहुत दिलचस्प थे। जब उसके पहले 3 विकल्पों के जो संभावित भविष्य थे वो देखे गए, तो वो बहुत निराशाजनक थे। अगर वो पिता के पास लौटती तो बीमारी और घुटन में मर जाती। अगर शादी करती तो जिंदगी भर खालीपन महसूस करती। और अगर वो पिता से मुकाबला करके जीत भी जाती तो वो एक कामयाब लेकिन नफरत से भरी अकेली औरत बनती। लेकिन जैसे ही उसने नफरत को जाने देने और चौथा रास्ता चुनने का फैसला किया, सब कुछ बदल गया। जैसे एक स्विच ऑन हो गया हो। जैसे ही उसने अपने अंदर की नफरत को साफ किया, उसकी जिंदगी में प्यार के लिए जगह बन गई। और प्यार ने दस्तक दी, रिकार्डो नाम के एक व्यक्ति के रूप में। ये कोई संयोग नहीं था, ये उसके अंदरूनी बदलाव का सीधा बाहरी नतीजा था। और फिर उसे भविष्य की एक बहुत दूर की झलक भी दिखाई गई। आज से 1200 साल आगे, साल 3200 की। ये तो अविश्वसनीय लगता है। उस झलक में ऐसा क्या था? उसने
एक ऐसी पृथ्वी देखी जो हरी भरी और शांत थी। आबादी बहुत कम थी, लोग बेहद आध्यात्मिक थे और बिना बोले सिर्फ विचारों से एक दूसरे से बात कर सकते थे। चारों तरफ शांति, रोशनी और प्रेम का माहौल था। इस दूर के भविष्य की दृष्टि का मकसद कोई भविष्यवाणी करना नहीं था, बल्कि क्रिस्टीना को ये यकीन दिलाना था कि मानवता का अंतिम लक्ष्य प्रेम और शांति है और उसका चौथा रास्ता उसी दिशा में एक सही कदम है। इसने उससे वर्तमान के लिए एक गहरा सुकून और आत्मविश्वास दिया होगा। बिल्कुल। और आखिरकार इस जिंदगी में कहानी का अंत क्या हुआ? क्या वो उस चक्र को सच में तोड़ पाई? हाँ, पूरी तरह से। क्रिस्टीना का नया बिजनेस, कुकवेयर और सेरेमिक्स का, बेहद सफल हुआ। इतना सफल कि जब उसके पिता की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंची तो क्रिस्टीना ने अपनी कमाई से उसे बचाया। और फिर वो पल आया जिसका उसे शायद सदियों से इंतजार था। एक दिन उसके पिता ने उसे ऑफिस में बुलाया, उसे गले लगाया और पहली बार कहा, मुझे तुम पर गर्व है और मैं तुमसे प्यार करता हूं। वाह! सदियों से चला रहा नफरत, जलन और धोखे का चक्र आखिरकार टूट गया। एक बिजनेस की दुविधा से शुरू हुई कहानी सदियों पुराने घाव को भरने और दो आत्माओं के मेल तक पहुंच गई। ये सच में एक असाधारण सफर है। इन स्रोतों का सार यही है कि प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो जीवन और मृत्यु के पार भी बनी रहती है। ये हमारा अंतिम सबक हो सकता है। क्रिस्टीना की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अपने अतीत के अनसुलझे पैटर्न को समझकर हम वर्तमान में ऐसे फैसले ले सकते हैं जो हमें ना केवल बाहरी सफलता की ओर बल्कि गहरे भीतरी सुकून और प्रेम की ओर ले जाते हैं। उसका अपने पता को माफ करना असल में खुद को आजाद करना था। बिल्कुल। तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारी जिंदगी के सबसे चुनौतीपूर्ण रिश्ते वाकई में पुराने चक्रों को तोड़ने का एक मौका है, तो हम आज अपनी जिंदगी में कौन सा चक्र तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे?